नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपका नवा रायपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स। अक्टूबर माह में मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम हुआ वो है आपका नोबेल पुरस्कार। एग्जाम्स में नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज हम नोबेल पुरस्कार के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी, उसे याद भी करेंगे और कुछ चीज़ें ट्रिक्स के माध्यम से एक कहानी बनाएंगे ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में नोबेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए तो आपका क्वेश्चंस इजीली क्लिक कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता है कि नोबेल जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में। जो इस वर्ष का जो नोबेल है भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है क्वांटम यांत्रिकी में नवाचार से संबंधित। रसायन विज्ञान में दिया गया है धातु कार्बनिक संरचनाओं के लिए। चिकित्सा में दिया गया है प्रतिरक्षा प्रणाली की खोज के लिए। साहित्य में दिया गया है दार्शनिक लेखन के लिए। शांति का दिया गया है लोकतंत्र के लिए संघर्ष के लिए। और वही अर्थशास्त्र के में दिया गया है आर्थिक विकास सिद्धांत के लिए। तो डिटेल में इनको हम देखते हैं। जो सबसे पहले है कि भौतिकी में जो क्रांतिकारी खोज हुई है उसके लिए जो विजेता है वो है आपके जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनिस को। ये 3 व्यक्तियों को मिला है भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था? तो इन्होंने माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी, टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की अभूतपूर्व खोज की थी। अब ये होता क्या है? तो माइक्रोस्कोपिक टनलिंग क्या होता है? जब कोई एक पार्टिकल या कण किसी ऊर्जा अवरोध को पार कर जाता है, भले ही उसकी ऊर्जा उस अवरोध को पार करने की नहीं होती है, तो उसे ही कहा जाता है टनलिंग। जैसे कि हम कोई एक गेंद है पहाड़ी पे चढ़ सकती है और उसके पास पहाड़ी की जितनी ऊर्जा नहीं है, फिर भी वह वापस चली जाए, अगर उसके आर पार चले जाए, तो इस तकनीक को कहा जाता है टनलिंग। तो ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिकी टनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट खोज रही 2025 के लिए। और जो 3 व्यक्ति थे, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एन मार्टिनिस, इन्हें दिया गया है नोबेल पुरस्कार फिजिक्स का। अब इसे याद करने का एक ट्रिक है कि आपको पता है कि टनलिंग जो होता है उसमें आप एक कहानी के रूप में इसे याद कर सकते हैं कि उस टनल में बहुत सारे मच्छर हैं। अगर चले गए हैं तो एक क्लर्क को भेजा जाता है जो कि उस टनल बनाने वाली कंपनी का क्या होता है, देवर। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं देवर, जो कि टनल बनाने वाली कंपनी का देवर, जो कि क्या था, एक क्लर्क था। वह क्लर्क को क्या देते हैं? मार्टिन। मार्टिन मतलब मच्छर मारने वाली जो क्वाइल होती है, उसके साथ उस टनल में भेजा जाता है। तो ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी का क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान का के क्षेत्र में जो 3 व्यक्ति हैं वो है आपके सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी। अब इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में गैस भंडारण, शुद्धिकरण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्रांतिकारी सामग्री बनाई है। अब ये होता क्या है, इसको हम थोड़ा समझते हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक भविष्य की तकनीक है जो कि गैस भंडारण की तकनीक है, जिसमें मेनली हाइड्रोजन, मीथेन जैसे गैसों को सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की क्षमता होती है। ठीक, ये हमारे भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा का एक इनिशिएटिव है। तो इसकी खोज 3 लोगों ने की: सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमर एम यागी। अब इसको याद करने के लिए हम एक कहानी बना सकते हैं कि जो रसायन है, रस मतलब लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म होता है, आपको पता है कि जो घी है, घी भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यागी से याद कर सकते हैं घी।
ठीक। अब घी जो होता है, एक बच्चा किसके ऊपर गिरा देता है? बच्चा से हो जाएगा आपका सन। छोटा सा बच्चा है, किसके ऊपर गिरा देता है? किताब के ऊपर। तो किताब, तो यहाँ से रॉप्शन से आ जाएगा सन। छोटा बच्चा किसके ऊपर गिरा देता है? तो किताब के ऊपर। तो जो लिक्विड आइटम है वो हो गया रसायन। रसायन से आप याद करिए घी। घी को एक छोटा बच्चा किस पे गिरा देता है? किताब पे। तो ये हो जाएगा आपका रसायन के क्षेत्र में नोबेल। जो साल 2025 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो परिधि प्रतिरक्षा सहिष्णुता की खोज के लिए दिया गया है। इम्यून सेल्स जो होते हैं उनकी बारे में एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी की गई। ये खोज बताती है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही ऊतकों पर हमला क्यों नहीं करती है। ठीक, ये वायरस को तो मारती है लेकिन अपने सेल्स को यह डिस्ट्रॉय नहीं करती। तो ये 3 लोगों को दिया गया है, मैरी ई ब्रंको, फ्रेड रैमसडेल और आपका सिमोन सकागुची। अब इन 3 व्यक्तियों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं कि ब्रंको से याद कर सकते हैं हम कि ब्राउन काऊ। जो ब्राउन काऊ है, अब आपको पता है कि काऊ का मेडिसिनल पर्पस बहुत ज़्यादा है, तो काऊ से याद रखना कि ये चिकित्सा के लिए यूज़ किया गया है, ब्राउन काऊ, ब्राउनको। ठीक। सकागुची, गुच्ची एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमालय में मिलती है, तो वहाँ से याद रखेंगे सकागुची। और रैम्स डेल, रैम्स से याद रख सकते हैं हम डेल के लैपटॉप में चाहे तो जो मेडिकल कैलकुलेशंस है या फिर आप मेडिकल हिस्ट्री है वो सारा किस पे स्टोर कर रहे हैं? डेल के लैपटॉप पे। ठीक, आगे चलते हैं। अब जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया है वह एक व्यक्ति को दिया गया है, वो है आपका लास्जलो क्रास्ना होकाई। ठीक, तो ये व्यक्ति कहाँ के हैं? तो ये हंगरी के व्यक्ति हैं। ठीक, इस साल जो उनकी बुक है वो किससे संबंधित है? तो ये दार्शनिकता पे संबंधित है। ठीक, अब इसको याद करने का ट्रिक है कि लाइजलो, भले वो उन्होंने बुक निकाला लेकिन वो लाइजलो से याद रख सकते हो कि ये वो काफ़ी लेजी से थे, लेजी व्यक्ति थे, लेकिन वो बुक बहुत धीरे धीरे उन्होंने बुक को लिखा। ठीक, तो यहाँ से लाइजलो, एलो, लेजी से लेजी, लेजी मतलब धीरे धीरे उन्होंने बुक को लिखा और लास्ट में जाके बोल दिया ये लो, तो लाइजलो। तो ये हो गया आपका साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अब आते हैं शांति के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो शांति के क्षेत्र में इस साल दिया गया है मारिया कोरिना माचोडो को। ठीक, ये कहाँ की है? तो ये वेनेजुएला की एक साहसी लोकतंत्र समर्थक है। ठीक, इन्होंने क्या किया? लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने में उनकी भूमिका क्या है? अविस्मरणीय है। ठीक, तो शांति से याद रखना है। शांति आपको पता है कि जो चहल पहल थी वो सारा कुछ शांत हो गया था, कब के समय में? तो कोरोना जब आया था, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि जब लॉकडाउन लगा कोरोना तो सारे रोड क्या हो गए थे? शांत हो गए थे। ठीक, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मारिया कोरिना माचोडो। अब चलते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया नोबेल पुरस्कार। तो जो इस साल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है, जोएल मोक्यर, पीटर हाविट और फिलिप एजियन को। तो इन्होंने जो खोजा है सिद्धांत वो है आपका क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या होता है ये बोला किसने? हाउ इट वर्क एक्चुअल में। तो यहाँ से याद रखना कि जो अर्थशास्त्र का है हाउ इट वर्क एक्चुअली, तो इन्होंने बताया कि उन अर्थशास्त्रियों ने ये समझाया कि कैसे नई तकनीकें पुरानी को क्या करती है? नष्ट कर देती है। यही सतत आर्थिक विकास को गति देती है। यह शोध आधुनिक नवाचार नीतियों का आधार है। अर्थात जो नई टेक्नोलॉजी है पुरानी को रिप्लेस कर देती है। जैसे आपको पता होगा कि पूरा पहले ज़माने में जो लाइट्स होती थी उसकी जगह एलईडी लाइट्स ने अब जगह बना ली है।
तो इसी से हम याद रखते हैं कि जो एलईडी लाइट्स है वो आपको पता है कौन सी कंपनी की आती है, तो फिलिप्स कंपनी की जो एलईडी लाइट्स आती है, इन्होंने क्या किया, नवाचार दिया, पुरानी टेक्नोलॉजी को रिप्लेस कर दिया। और इस एलईडी लाइट को एक और जो तीसरे व्यक्ति हैं वो कौन, उन्होंने बोला कि एलईडी लाइट को जोएल मतलब जलाओ, तो यहाँ से जलाओना जोएल मोकियर, जलाओना यार याद कर सकते हैं। ठीक, तो अर्थशास्त्र में तीन लोग हो गए। हाउ इट हैपन्स, ये कौन सा सिद्धांत है, कैसे काम करता है, तो उन्होंने बताया फिलिप्स का एलईडी लाइट और आपका उसे जलाइए तो जोएल। तो ये तीन व्यक्ति हो गए आपके अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। तो ये था आपका 6 क्षेत्र में दिया गया नोबेल प्राइज। एक बार हम सारे ट्रिक्स को रिकॉल करते। सबसे पहले हमने देखा था फिजिक्स के क्षेत्र पे, तो फिजिक्स से याद रखना है टनलिंग, टनल में मच्छर थे तो मार्टिनिस, और कौन लेके जाता है, जो टनल बनाने वाली कंपनी का देवर, देवर से डेवरोलेट, और वो क्या रहता है, क्लर्क, तो क्लर्क जॉन क्लार्क। ठीक, ये था आपका फिजिक्स का। फिजिक्स के बाद हमने देखा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको पता है कि लिक्विड होता है। रसायन, रसायन से हमने याद किया था घी, तो ओमर एम यागी, घी एक बच्चे ने, तो रिचसन रॉबसन, उसने किस में डाल दिया था वो घी को, बुक में डाल दिया था, तो सुसुमु कितागावा। तो ये हो गया आपका रसायन का। रसायन के बाद हमने देखा था साहित्य। तो साहित्य में कौन था, साहित्य से याद रखना कि वो बहुत लेजी था, तो लेज्लो क्रास्नो होरकाई, ऐसा करके हमने याद लिया था, लेज्लो लेजी था करके। उसके बाद हमने देखा था पीस। पीस में वेनेजुएला की व्यक्ति महिला है, उनको दिया गया, कौन थी, तो महिला। पीस से कब कब पीस था, तो जब एक कोरोना था तब पीस था, तो मारिया कोरिना माचाडो, उन्हें दिया गया था पीस से संबंधित। पीस के बाद हमने देखा था मेडिसिन। तो मेडिसिन के क्षेत्र में आपको पता है कि जो काऊ है, कौन सी काऊ, ब्राउन कलर की काऊ है, तो ब्रोंको, है ना। और मेडिसिन में गुच्ची करके एक फ्लावर होता है, हिमालयन फ्लावर, तो साकागुची। और ये सारा कैलकुलेशन या स्टोर उस किस पे करते थे, वो डेल के लैपटॉप पे करते थे। ठीक, और लास्ट फिर हमने देखा इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक से संबंधित था, तो नई टेक्नोलॉजी पुरानी को रिप्लेस कर देती है, अर्थात फिलिप्स का जो एलईडी बल्ब है, तो वहाँ से फिलिप्स, फिर जोएल, एलईडी को जोएल करो, जलाओ। और ये जो कॉन्सेप्ट है हाउ इट वर्क्स, तो हाउ इट, तो ये थे आपके नोबेल प्रिस नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता। उम्मीद करता हूँ आप रिकॉल कर पाए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कुछ छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़े, जो धान खरीदी 2025-26 से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो इस साल धान खरीदी चालू होने वाली है वो है आपका 15 नवंबर से, 15 नवंबर 2025 से। पिछले साल ये कब से चालू हुआ था, 14 नवंबर से। तो इस साल जो खरीदी का लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 160 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल का जो टारगेट था वो था 149 लाख मीट्रिक टन। इस साल जो एमएसपी रहेगा वो रहेगा 2369 2369, और ग्रेड ए का रहेगा 2389। राज्य प्रोत्साहन सहित जो समर्थित मूल्य है वो है आपका 3100 रुपये प्रति क्विंटल, और आप प्रति एकड़ कितना बेच सकते हैं, तो 21 क्विंटल। इस बार बोनी क्षेत्र कितना है, तो इस साल बोनी क्षेत्र है 38.33 लाख हेक्टेयर। पिछले साल की तुलना में ये कम है हालांकि। तो ये था धान से रिलेटेड सब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। आगे चलते हैं कि सुविधा। नए रायपुर में देश का पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय खोला गया है, जिसमें रजिस्ट्री अब 20 मिनट में पूरी हो सकती है। ये जो सुविधा है ये पीपीपी
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित होगी। और पहले चरण में 10 स्मार्ट कार्यालय सफलतापूर्वक शुरू किए जा चुके हैं। तो पहला स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया आपके नवा रायपुर में। इसके बाद देखते हैं कि जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पनडुब्बी रोधी पोत आंद्रोथ, आंद्रोथ करके एक है जो एंटी सबमरीन जहाज है। आप देख सकते हैं ये एंटी सबमरीन जो पानी के नीचे चलने वाली सबमरीन है उनको डिटेक्ट करती है और उनसे बचाती है या उनका खात्मा करती है। ये जो इसे किसने बनाया? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी जो टेक्नोलॉजी 80% स्वदेशी है। यह क्या करती है? तो ये समुद्र की गहराइयों में दुश्मन पनडुब्बी का पता लगाने के लिए या उसे निष्क्रिय करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। अब जो नाम रखा गया है आंद्रोथ, ये नाम कैसे रखा गया? तो ये नाम रखा गया है लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप के नाम पे, वहां से नाम रखा गया आंद्रोथ। और नाम जो आंद्रोथ है ये भारतीय नौसेना की परंपरा को दर्शाता है। ठीक, इस योजना के तहत भारतीय नौसेना में कितने 9 नए पनडुब्बी रोधी पोत शामिल किए जाने का लक्ष्य है? आगे चलते हैं। अबूझ मार्ग को महाराष्ट्र से जोड़ेगा NH-130D। तो छत्तीसगढ़ में एक नया नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा नेशनल हाईवे 130D। अब ये 130D कहाँ से कहाँ तक होगा? तो ये जोड़ा जा रहा है कोंडा गांव से महाराष्ट्र की सीमा तक। इसकी कुल लंबाई लगभग 195 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 122 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी। ठीक, इसकी निर्माण लागत 152 करोड़ रुपए। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति, वनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की नवीनतम रिपोर्ट दर्शाती है कि छत्तीसगढ़ में वनों का क्या हुआ है? विस्तार हुआ है। कुल वन क्षेत्र राज्य का लगभग आधा भूभाग वनों से आच्छादित है। जैविक कार्बन, मिट्टी में जैविक कार्बन की कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है इस बार? तो 4.01% की जैविक कार्बन की वृद्धि हुई है। राज्य की कुल कार्बन स्टॉक कितनी है? तो 504 मिलियन टन से अधिक है, जो कि CO2 को अवशोषण करने में सहायता प्रदान करती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो कार्बन स्टॉक है छत्तीसगढ़ का वो कितना है? 504 मिलियन टन। 71% वन क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नए पौधे उग रहे हैं, जो वनों की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ देश के लिए क्लाइमेट रेजिलियंस मॉडल के रूप में उभर रहा है। तो ये कुछ हरित क्रांति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाया जा रहा है। तो ये कहाँ बनाया जा रहा है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? ये बनाया जा रहा है राजनांदगांव में। राजनांदगांव में स्थापित यह परियोजना देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि यह देश का सबसे बड़ा बैटरी स्टोरेज प्लांट सिस्टम है। इसमें प्रतिदिन 5 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और ऑन ग्रिड सोलर प्लांट से लगभग 100 मेगावाट बिजली इसकी क्षमता होगी। और ये कितने कार्बन की उत्सर्जन में कमी लाएगा? तो लगभग 4.5 लाख टन CO2 का उत्सर्जन बचाएगा। ये जो अद्वितीय संरचना है फिलहाल 2.3 लाख बाईफेशियल 660 वाट सोलर पैनल से युक्त है। यह देश का पहला 100 मेगावाट का ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है। इस प्रकार देश का पहला एकीकृत सिस्टम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यह कितना हर साल लगभग 4.5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। और ये कहाँ पे है? तो ये है आपका राजनांदगांव में। अब देखते हैं एक नया उपग्रह छोड़ा गया है इसरो के द्वारा, उसका नाम रखा गया है दृष्टि। भारत जो दृष्टि है
इसे कब छोड़ा जाएगा? इसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। ये क्या है? तो ये एक मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ईओ, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यूएस। ठीक। भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप गैलेक्स आई के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ये क्या कर सकता है? तो यह 1.5 मीटर रिजोल्यूशन की बेहद स्पष्ट और सटीक सटीक तस्वीरें खींच सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के लिए सियान जोड़ी योजना की शुरुआत की गई है। देश की पहली एल्डर डे केयर योजना, दिन में डे केयर योजना की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत 12 जिलों में की जाएगी, जिसमें प्रमुख हैं आपके जैसे रायपुर, बिलासपुर, कोरबा जैसे प्रमुख जिलों से इनकी शुरुआत होगी। इसमें कौन जा सकते हैं? तो इसमें 60+ बुजुर्गों के लिए, इसमें बुजुर्ग दिन भर सक्रिय और सम्मानित महसूस करेंगे। तो ये एक डे केयर है जिसमें बूढ़े दिन में जाके कुछ गतिविधियां करेंगे और अपने आप को सक्रिय रखेंगे। इस योजना का 50% खर्च समाज कल्याण विभाग की निराश्रित निधि से वहन किया जाएगा। और इसका संचालन कौन करेगा? तो एनजीओ या ट्रस्ट या सोसाइटी के द्वारा या जिला कलेक्टर के द्वारा इसकी निगरानी की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग होंगे उनकी देखभाल करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, डिजिटल साक्षरता प्रदान करना जैसे बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ संचालित की जाएगी। और इस योजना का नाम है सियानगुड़ी योजना। बहुत अच्छी योजना है ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। आगे चलते हैं। अब गूगल के द्वारा विशाखापट्टनम में एआई डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। गूगल भारत में सबसे बड़ा निवेश कर रहा है। तो यह देश का सबसे बड़ा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? वो विशाखापट्टनम में। किसके द्वारा? तो गूगल के द्वारा। इसमें लगभग 1.33 लाख करोड़ का निवेश कौन करने वाला है? गूगल करेगा। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसका कैपेसिटी कितना होगा? तो ये लगभग 1 गीगावाट एआई डेटा सेंटर, इसके पावर क्षमता है 1 गीगावाट की। और यह अब लगभग 12 देशों को सेवा प्रदान करने वाला है। आगे चलते हैं। इसी में आगे देखते हैं कि ये जो डेटा सेंटर है इसका निर्माण कब से चालू होगा? तो ये 2026 से बनना चालू होगा और इसका संचालन लगभग 2030 तक चालू हो जाएगा। यह क्लीन एनर्जी से संचालित किया जाएगा और इस पे लगभग 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। तो ये कुछ फैक्ट है एआई डेटा सेंटर से रिलेटेड। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ को पीएम जन आरोग्य योजना में राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। तो पीएम जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। किस क्षेत्र में दिया गया है ये? तो पीएम जन आरोग्य योजना के क्षेत्र में। योजना का क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए राज्य को यह सम्मान मिला है। ठीक। इसमें शून्य लंबिता सुनिश्चित करने की अभूतपूर्व सफलता, जिसमें लाभार्थियों को तुरंत लाभ मिला है इसलिए। और ये कौन दिया है? तो ये दिया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए के द्वारा। यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। आगे चलते हैं। अब पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है 2025 में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसमें भारत पहले पिछले साल 80वें स्थान पे था, अब इस साल फिसल के 50वें 85 रैंक पे आ गया है। भारतीय नागरिक अब सिर्फ 57 देशों में बिना वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पहले हम इससे अधिक और देश थे उसमें जा सकते थे, लेकिन अब हम मात्र 57 देशों में ही वीज़ा फ्री जा सकते हैं। और हमेशा की तरह विश्व के 3 शक्तिशाली पासपोर्ट जो है उसमें सिंगापुर का नाम होता है, जो लगभग 193 देशों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं।
फिर आता है नाम दक्षिण कोरिया का लगभग 190 देशों में, और फिर तीसरे में है आपका जापान 189 देशों के साथ, और हमारा रैंक है इस बार 85। तो भारत में ओला उबर की तर्ज पे एक नई सर्विस शुरू हो रही है, उसका नाम है भारत टैक्सी। ये जो टैक्सी सर्विस है ये टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाएगी। इसमें जो सरकार या जो भी लिमिटेड है इसका 0% कमीशन होगा, और 100% जो कमाई है किसको दी जाएगी, वो ड्राइवर लोग को दी जाएगी। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, दिल्ली से होने वाली है। इसमें यात्रियों के लिए कोई भी डायनामिक प्राइसिंग नहीं है, मतलब जो समय के साथ बढ़ता जाता है या फिर ऐसा कुछ, जो दर रहने वाली है वो बिल्कुल स्थिर दरें रहती है, फिक्स प्राइस रहने वाली है। और इसका जो लक्ष्य है कि 2029 तक 1 लाख ड्राइवर शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 2030 तक 15,000 महिला ड्राइवर को सशक्त करने की इस पे योजना है। सुरक्षा फीचर्स के हिसाब से इसमें डिस्ट्रेस बटन, पुलिस लिंक, ऐसी चीज़ें ऐप में एकीकृत की जाएगी। साथ ही यह हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होने वाला है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व अब चीतों का तीसरा नया घर होने वाला है। इससे पहले आपको पता है कि कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में और वहीं गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दो जगह पे पहले ही चीते लाए गए हैं और उन्हें बसाया गया है। अब जो तीसरा घर है वो होने वाला है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कहाँ पे, तो नौरादेही पे। तो ये तीनों जगह कहाँ पे हैं, तो आपके मध्य प्रदेश में ही है। यह जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि लगभग 2,339 किलोमीटर में फैला हुआ है। जिलों की बात करें तो ये सागर और दमोह जिलों में फैला हुआ है। 2026 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से चीतों की नई खेप आने वाली है, जिन्हें इस रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में रखा जाएगा। पहले इसे राजस्थान और गुजरात तक विस्तार करने की योजना थी, लेकिन अब इस पे रोक लगा दी गई है। अब जो चीते हैं केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहेंगे। तो ये था चीतों से संबंधित कुछ फैक्ट्स। आगे चलते हैं। आसियान सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पे, तो ये मलेशिया में किया गया था, मलेशिया के कुआला लुम्पुर पे। इस आसियान सम्मेलन में जो प्रधानमंत्री है वह नहीं गए, तो उनकी जगह पे कौन गए हैं, तो उनकी जगह पे विदेश मंत्री जयशंकर जी प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक, तो इसमें मोदी जी ने भाग नहीं लिया है। ये कब से हुआ, तो ये 26 अक्टूबर को यह आयोजन सम्मेलन किया गया था। गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ी छलांग लगाई है। आपको पता होगा कि गूगल का जो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है उसका नाम है वीलो। इसके क्षेत्र में एक नया एल्गोरिदम विकसित किया है। ये जो एल्गोरिदम है सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना अधिक तेजी से काम करता है। अब इससे ज़्यादा अधिक इसकी स्पीड से हमको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, नए अवसर खुलने वाले, बायोटेक्नोलॉजी, सोलर, परमाणु संलयन या दवाओं के यूज़, ये सारी जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी इसके क्षेत्र में आगे चल के कंप्यूटिंग के नए अवसर पैदा होने वाले हैं। तो ये एक बड़ी छलांग है क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र पे गूगल की। आगे चलते हैं अब। जसपुर में जम्बूरी 2025 का आयोजन किया गया था। जसपुर जम्बूरी 2025 कब से कब तक, तो ये 6 से 9 नवंबर तक 4 दिनों तक यह उत्सव चलेगा। अभी कहाँ पे हो रहा है, तो ये जसपुर छत्तीसगढ़ में है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मुख्य आकर्षण रहेगा ट्रैकिंग का, कयाकिंग, पहाड़ी रास्तों पे एटीवी राइडर्स का मजा ले सकते हैं, बोन फायर, कहानियाँ, पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत, ये सारे जो
मुख्य आकर्षण के केंद्र होने वाले। तो ये जसपुर जम्बूरी का आयोजन कब से कब तक किया जाने वाला है? तो 6 से 9 नवंबर को। आपको पता है हाल ही में मोथा चक्रवात आया है, तो यह किस तट पे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? तो ये आपका आंध्र प्रदेश। कौन से सागर से? तो बंगाल की खाड़ी से आया। ठीक। तो इसका जो प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा था उसमें, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेके बिहार तक इसका असर देखा गया है। इसका जो नामकरण है वो किस पे किया गया है? तो इसका जो नामकरण है मोथा थाईलैंड के द्वारा किया गया है। थाई भाषा में मोथा का अर्थ होता है सुगंधित फूल, जो कि तूफान की प्रकृति के विपरीत रखा गया है हालांकि, लेकिन जो शब्द मोथा दिया गया है वह है थाई भाषा मोथा, जिसका अर्थ होता है सुगंधित फूल। ये क्वेश्चन बन सकता है काफ़ी। अभी छत्तीसगढ़ के मौसम को काफ़ी इसने प्रभावित किया है। अब देखते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये किससे संबंधित है? तो ये चुनाव से संबंधित है। भारत में मतदाता सूचियों के व्यापक और सटीक अद्वितीनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है? SIR 2025 का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत कब से होने वाली है? 4 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। यह पुनरीक्षण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस चरण में कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल होने वाले हैं 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के। मौजूदा मतदाता सूचियां जो है 28 अक्टूबर की आधी रात से फ्रीज कर दी जाएगी। ये जो 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह। यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत की जाएगी। अब इसके बारे में कुछ थोड़े से और फैक्ट हैं वो देख लेते हैं कि जो पिछली SIR सूची है वो 2002 से 4 के बीच की मतदाता सूचियों को ही आधार माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण व प्रपत्र मुद्रण किया जाएगा। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। जो 19 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और 31 जनवरी को दावे और आपत्तियों के साथ अंतिम सूची जारी की जाएगी और 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यही है आपका विशेष गहन पुनरीक्षण। ठीक। अब देखते हैं कि जस्टिस सूर्यकांत जो है क्या है, अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। तो ये कब से? तो ये 24 नवंबर 2025 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये जस्टिस सूर्यकांत 53 नंबर केस क्या है? CJI। ठीक। इनका ये कब तक रहेंगे? तो ये 9 फरवरी 2027 तक इस पद पे बने रहेंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने भूषण रामकृष्ण गवई का स्थान लिया, जो कि 23 नवंबर को रिटायर होंगे और ये 53 नंबर के CJI बनेंगे। आगे चलते हैं। अब इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि जो जस्टिस सूर्यकांत है इन्होंने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को क्या किया था? बरकरार रखा था, जो कि जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था। पेगासुस जासूसी केस के लिए इन्होंने एक स्वतंत्र समिति का गठन किया था। वन रैंक वन पेंशन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार में जो अभी विशेष गहन परीक्षण हुआ SIR, उसमें 65 लाख नामों की सूची सार्वजनिक करने का इन्होंने आदेश दिया था। बार एसोसिएशन में महिलाओं का आरक्षण दिया गया इन्हीं के द्वारा 1/3। और राजद्रोह कानून में इन्होंने महत्वपूर्ण फैसले दिए।
तो ये कुछ था, कुछ इम्पोर्टेंट निर्णय थे किससे संबंधित, तो जस्टिस सूर्यकांत जी से संबंधित। आगे चलते हैं कि जो आपका भोरमदेव मंदिर है उस पे महाकाल मंदिर के जैसा ही कॉरिडोर बनाने की योजना है। यह स्वदेश दर्शन 2.0 का हिस्सा है। इसके लिए लगभग 38 करोड़ की लागत आने वाली है और इसके तहत जो महत्वपूर्ण जैसे गलियारे, मंदिर प्रांगण का विकास आदि अनेक सुविधाएं जो है इस कॉरिडोर में निर्माण की जाएगी। तो ये कहाँ पे किया जाएगा, तो ये है आपका, आपको पता है कि भोरमदेव मंदिर कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में। आगे चलते हैं। इसके तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि 1.17 करोड़ की लागत से भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा, चिल्ड्रंस पार्क बनेंगे, कैफेटेरियाज और विशाल यज्ञ मंडप, ऐसे बहुत सारे नए विकास या निर्माण किए जाने वाले हैं। आगे चलते हैं। जो रूस ने एक नई मिसाइल बनाई है उसका नाम है बुर्वेस्त्निक 9M739। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखी मिसाइल है जो कि परमाणु ऊर्जा चलित के द्वारा संचालित होती है। एक न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड क्रूज मिसाइल्स है। किसके द्वारा, तो ये रूस के द्वारा बनाया गया है। इसमें न्यूक्लियर टर्बोजेट इंजन लगा है जो लगभग 15 घंटे तक आसमान में रहा है और इसकी रेंज लगभग 14,000 किलोमीटर है, जिसे माना जाता है कि जिसे बढ़ा के असीमित समय तक या असीमित दूरी तक इसका विस्तार किया जा सकता है। भारत में अपना पूर्ण स्वदेशी यात्री विमान बनाने की तैयारी की जा रही है, उसका नाम रखा जाएगा SJ-100। आपको पता है कि देश में जो यात्री विमान है मुख्यतः बोइंग या फिर एयरबस जो है यही बनाते हैं। तो भारत अपना छोटा स्वदेशी यात्री विमान बनाने वाला है। ये किसके सहयोग से, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन UAC के साथ यह करार हुआ है। यह 2 इंजन वाला आधुनिक यात्री विमान होगा जो कि मध्यम दूरी के लिए बनाया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बनने वाले विमान का नाम SJ-100 सुपरजेट 100 होगा। सुपरजेट यह पूर्ण रूप से स्वदेशी यात्री विमान होने वाला है। तो ये एक इंडिया के लिए भी मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अचीवमेंट भी कहा जा सकता है इसे। भारत नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में अगर देखा जाए तो कुल नवीनीकरण क्षमता जो है बढ़ के हो गई है आपकी 257 गीगावाट, जो कि 2014 की तुलना में 3 गुना है। वर्तमान में जो सोलर ऊर्जा क्षमता है वो है आपकी 128 गीगावाट की। वैश्विक स्थिति देखें तो भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक। कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो है 2024-25 में कुल FDI बाजार मूल्य पे आया आपका 68.75 लाख करोड़ का, और ODI से बोला जाए तो 11.66 लाख करोड़ का। मुख्य निवेशक देश कहे तो मुख्य निवेशक देश में आते हैं हमारे, एक तो अमेरिका, USA, मॉरिशस और आपका नीदरलैंड। ये 3 मुख्य निवेशक देश हैं जिसमें से अमेरिका और मॉरिशस इनकी हिस्सेदारी लगभग 1/3 है। ये बहुत बड़ा योगदान करते हैं भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में, जिसमें से अमेरिका के द्वारा लगभग 20% का FDI योगदान दिया गया और आपका सिंगापुर या मॉरिशस के द्वारा लगभग 14.3% का योगदान किया गया है। तो अभी की डेट पे सबसे ज़्यादा FDI
कौन से देश के द्वारा किया गया? तो 2024-25 में अमेरिका के द्वारा। और टोटल बोला जाए तो लगभग 68.75 करोड़ का FDI 2024-25 में भारत को प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं। एनवीडिया $5 ट्रिलियन वाली पहली कंपनी गई है, पहली कंपनी जो कि $5 ट्रिलियन को हासिल कर चुकी है। वो कौन सी कंपनी है? तो एनवीडिया एक ग्राफिक्स कंपनी है। इसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, अमेजन और मेटा जैसे कंपनियां हैं। तो अभी के डेट में जो $5 ट्रिलियन की वैल्यू वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो है आपकी एनवीडिया। बस्तर ओलंपिक 2025 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिसे एक हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किया जाना है, आपको पता है। यह आयोजन किसके द्वारा किया जाना है? तो गृह पुलिस विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान से। ठीक, दो विभाग हैं आपके, गृह पुलिस विभाग और खेल एवं युवा कल्याण। ठीक, कहाँ होने वाला है? तो ये पूरे बस्तर संभाग में होने वाला है। इसमें कुल 3,91,289 खिलाड़ी क्या होने वाले हैं? पंजीकरण, इन्होंने पंजीकरण कराया है। पुरुष की बात करें तो 1,63,000 और महिला खिलाड़ी की बात करें तो 2,27,000। तो आप देख सकते हैं कि महिला खिलाड़ियों की संख्या पुरुष खिलाड़ियों से भी ज़्यादा है। बस्तर ओलंपिक के कुछ खेल और श्रेणियां देख लेते हैं कि बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में भव्य आयोजन किया जाना है। इसमें प्रमुख खेलों की सूची देखें तो एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कराटे, वेट लिफ्टिंग और हॉकी जैसे खेल खेले जाएंगे। प्रतियोगिता के वर्ग के बारे में देखें तो जो जूनियर वर्ग आता है आपका 14 से 17 वर्ष के युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। सीनियर वर्ग में अनुभवी खिलाड़ी और वयस्क प्रतिभागी। वहीं विशेष श्रेणी के अंतर्गत आएंगे नक्सल हिंसा से दिव्यांग व्यक्ति और आत्मसमर्पित जिन्होंने हथियार डाल दिए हैं, ऐसे नक्सली इस खेल में शामिल होंगे, जो समावेशिता को दर्शाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये विशेष श्रेणी। कौन कौन से? कि नक्सल हिंसा से जो व्यक्ति दिव्यांग हो गए हैं और जिन्होंने आत्मसमर्पित नक्सली, ये आएंगे विशेष श्रेणी के अंतर्गत। आगे चलते हैं कि जो चरण और तिथियां हैं कौन कौन सी होने वाली है, कि ये कितने चरणों में होने वाला है? 3 चरणों में। सबसे पहला है विकासखंड स्तर, फिर जिला स्तर और फिर आपका संभाग स्तर पे। जो विकासखंड स्तर है इसका डेट इम्पोर्टेंट है, तीनों का ही 25 अक्टूबर से चालू होगा। जिला स्तर का है 5 नवंबर से और संभाग स्तर का है 24 नवंबर से। तो ये 3 तिथियां बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 चरणों में होने वाला है, जो कि बस्तर की प्रतिभागिताओं को एक व्यापक मंच प्रोवाइड करता है। पिछला जो बस्तर ओलंपिक था उसने भी देश में काफ़ी नाम किया है। बस्तर ओलंपिक 2025 केवल खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने का एक मंच है। इसके तहत जो पुरस्कार है कैसे दी जाने वाली है? नगद राशि दी जाएगी विजेताओं को, और जो भुगतान माध्यम होगा सभी पुरस्कार राशियों को भुगतान डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किया जाएगा। बस्तर यूथ आइकॉन, इसमें विजेताओं को, जो विजेता होंगे उनको क्या दिया जाएगा? बस्तर यूथ के आइकॉन। इसको जो स्पेशल चीज़ है वो है आपका स्पोर्ट्स फॉर पीस मॉडल के तहत ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। शुभंकर आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। शुभंकर है आपके वन भैंसा और आपकी पहाड़ी मैना। और जो स्लोगन दिया गया है वो है स्पोर्ट्स फॉर पीस, शांति के लिए खेल। तो ये था आपका बस्तर ओलंपिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ये था भाई माह अक्टूबर का करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो और
जो जो इस चैनल में नए पहली बार देख रहे हैं वो नवा रायपुर करके जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले करंट अफेयर्स जैसे ही अपलोड होंगे आप तक उसके नोटिफिकेशंस पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।